हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 होने वाला है और ये लेक्चर मंडे को आना था लेकिन आज जा रहा है। काफ़ी डिले हो गया है, तो सबसे पहले तो आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू एंड मेरी तरफ से सॉरी कि ये लेक्चर डिले हुआ। आगे से हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर डिले ना हो। चलिए इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम वाइस रॉयज देखेंगे और देखो वाइस रॉयज मैं आपको एक ही लेक्चर में कराऊंगा। आने वाले टाइम में जो इनके टाइम पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन कंप्लीट वाइस रॉय मैं आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा। वो कराने का मेरा यही पर्पज है, जैसे हमने एक वीडियो में गवर्नर जनरल देखे वैसे ही एक वीडियो में हम वाइस रॉयज कर लेंगे जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जब हम साथ में लेके चलते हैं तो वो मिक्सअप होती हैं। जो कुछ चीज़ें और रह जाएंगी, कुछ मूवमेंट्स वगैरह रह जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स रह जाएंगी जिनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट वाइस रॉय देख लेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। आपके नोट्स एक जगह हो जाएंगे, वाइस रॉय के सब चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी यहाँ पर। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जैसे कि हम कल भी पढ़ रहे थे कि जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल बना था 1856 में। अब 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, लेकिन आप सभी को पता है हमने लास्ट लेक्चर में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया बेसिकली, और एक नई पोस्ट क्रिएट की गई वाइस रॉय की। क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रूल है वो किसके हाथों में आ गया था? क्राउन के हाथों में आ गया था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें क्या होता है कि एक तो क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्राउन रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, साथ में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो क्या बन जाता है? वाइस रॉय बन जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो गवर्नर जनरल था वो कौन बन जाता है? यहाँ पर वाइस रॉय बन जाता है। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उसी को यहाँ पर वाइस रॉय बनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि पहला वाइस रॉय कौन था, फर्स्ट वाइस रॉय कौन था, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर फर्स्ट वाइस रॉय था। कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी चीज़ ध्यान रखना। और इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, कभी अगर आपसे पेपर में पूछे तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था किसने? बेसिकली किया तो यहाँ पर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन, इन्होंने किया था। लेकिन किसके टाइम पीरियड पे हुआ है वो ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे हुआ है। और यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट है जो कि 1860 में आया था, इसको कौन लाए थे? जेम्स विल्सन लाए थे। ये कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, अगर आपसे कभी पेपर में पूछे, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, हड़प नीति है, जो कि किसने? डलहौजी ने यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत काफ़ी स्टेट यहाँ पर हड़पे थे। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फर्स्ट और लास्ट बता दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड लास्ट दो स्टेट बता दो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मतलब छीनी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये लॉर्ड कैनिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी ही चीज़ याद रखना। उसके बाद एल्गिन फर्स्ट आता है 1862 से 63, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जॉन लॉरेंस आता है 1864 से लेकर 69 तक रहता है। ये भी आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देख लेते हैं अब लॉर्ड मायो के बारे में। ठीक है, ये 1869 में आता है और 1872 तक रहता है। सबसे पहले जो हमारे इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था, जब आपको मैं स्टैटिक जीके पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था, ठीक है, वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड पे हुआ था। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी। ठीक है, उसके बाद ये ओनली वाइस रॉय थे जिनका अंडमान में मर्डर कर दिया गया था। और ये किसने किया था? बेसिकली एक शेर अली करके नाम का व्यक्ति था, शेर अली, इसने इनका मर्डर कर दिया था। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये जो शेर अली था इसको अंडमान की जेल में भेजा था, वहीं पर इसने इसका लॉर्ड मायो का मर्डर किया था। तो ओनली भारत में सिर्फ एक ही वाइस रॉय हैं जिनकी हत्या हुई है, जिनका मर्डर हुआ है। ठीक है, अंडमान में मर्डर हुआ था किसका? लॉर्ड मायो का। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ही सेपरेटेड प्रोविंशियल फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल फाइनेंस एंड इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इन 1870।
ये बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर वित्तीय विकेंद्रीकरण है, यहाँ पर ये स्टेप मान सकते हो किसकी तरफ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ। किसकी तरफ मान सकते हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ। बेसिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, जो आपकी प्रांत सरकार थी, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर उसको अथॉरिटी दी गई थी कि वो अपने टैक्स वगैरह खुद से मैनेज कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था 1870 में, वो किसने किया था, तो वो लॉर्ड मायो ने किया था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लॉर्ड मायो के बारे में इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ ब्रुक आता है, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक 1872 से लेके 76 तक रहता है, और इसके बारे में कुछ एडिशनल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका नाम याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं लिटन के बारे में। और देखो, लिटन के नाम के आगे लॉर्ड लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके नाम के आगे लॉर्ड मत लगाना कभी। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, 1877 में। कभी पूछे कि देखो दिल्ली दरबार कब ऑर्गेनाइज हुआ, तो 1877 में हुआ। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किसने किया था, तो लिटन ने किया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, वो क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया भारत आई थी। और क्वीन विक्टोरिया को किस नाम से एक्नॉलेज किया गया था, इम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से। मतलब क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की रानी अनाउंस किया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इनको क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर एक उपाधि भी दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये जो दिल्ली दरबार था, इसमें इतना रुपया खर्च किया गया था, इतना आलीशान सजाया गया था दिल्ली दरबार को, काफ़ी ज़्यादा लेविश, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था इस दिल्ली दरबार के ऊपर, ठीक है। और बेसिकली क्यों किया गया था, कि जो ब्रिटिश पावर है, अथॉरिटी है, उसको दिखाने के लिए। देखो, अच्छी बात है ना। सरकार अपनी पावर अथॉरिटी दिखाने के लिए कुछ भी करे, हमें जैसे वो एक सरकार ही थी उस वक्त, है ना, वो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ तो तुम अपने दिखाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, दूसरी तरफ उस वक्त साउदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में ना, भुखमरी की हालत थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी सिर्फ भुखमरी से। 50,000 नहीं, सॉरी, 50 लाख लोगों की। लगभग ये माना जाता है कि 50 लाख लोग मर चुके थे, किससे, भुखमरी से, उस वक्त के टाइम पीरियड में साउदर्न इंडिया में। अब तुम बताओ कि यहाँ पर तो इंसान भुखमरी से मर रहा है, और तुम यहाँ पर दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और उसमें इतना रुपया खर्च किया गया था अपनी पावर और अथॉरिटी को दिखाने के लिए। क्या ये सही बात है? और इसी के लिए इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला था, काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, और उधर भी उसके लिए इसने कोई ज़्यादा काम नहीं किया कि भाई कोई पॉलिसी लेके आया हो, कुछ चीज़ें लेके आया हो। जो उधर भुखमरी हो रही थी दक्षिणी भारत में, उसके लिए कोई भी इसके द्वारा काम नहीं किया गया था। तो देखो, जब यहाँ पर एक तरफ भुखमरी हो रही है और दूसरी तरफ ये इतना अच्छी तरह से दिल्ली दरबार को सजा रहे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म तो बनता ही है। तो उस वक्त के जो अखबार थे, लोकल न्यूज़पेपर थे, उन्होंने इस चीज़ को छापना शुरू किया था, और ये बेसिकली इसका क्रिटिसिज्म हो रहा था, और ये इसको बेसिकली हजम नहीं हो रही थी बातें। तो 1878 में भाई साहब एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली इंडिया के जो लोकल न्यूज़पेपर थे उनकी कमर को तोड़ के रख देता है। बेसिकली जो लोकल न्यूज़पेपर हैं उनको रिव्यू कराना पड़ेगा कुछ भी छापने से पहले, पुलिस को या वहाँ के लोकल अथॉरिटी को, कि भैया ये हम छापें या नहीं। अब ये बताओ, सरकार को दिखाओगे आप, और सरकार अपने अगेंस्ट कैसे छापने को दे देगी? तो बेसिकली आप कुछ भी छापोगे, आप उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं छाप सकते थे, क्योंकि अगर आप छापने की कोशिश करोगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, और आप ज़बरदस्ती छापोगे तो आपकी उसको बैन करा दिया जाएगा, जो आपका न्यूज़पेपर बनाने की इंडस्ट्री है उसको। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये क्रिटिसिज्म था अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इसको रोकने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, कि आप कुछ भी छापोगे पहले हमें दिखाना होगा। तो 1878 में आया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पीरियड पे आया है? लिटन के टाइम पीरियड पे आया है। इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1878 में एक और एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट। बेसिकली आर्म्स एक्ट आने का बेसिक पर्पज ये भी था कि ये 1857 का रिवॉल्ट देख चुके थे, और 1857 का ये दोबारा से ऐसा हो कि 1857 में जो विद्रोह हुआ है ऐसा वापस से हो, वो नहीं देखना चाहते थे। बेसिकली इन्हें पता था कि अगर एक और 1857 जैसा रिवॉल्ट हुआ
तो शायद ये अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1857 भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट था जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो आर्म्स एक्ट आया 1878 में, जो कि डिसअलाउ किया किसको, भारतीयों को। यहाँ पर 1878 में जो आर्म्स एक्ट आता है वो इंडियंस को अलाउ करता है कि भैया तुम हथियार नहीं रख सकते हो अपने पास, और अगर तुमने रखा तो तुम्हें फाइन होगा, तुम्हें जेल हो जाएगी। और देखो दिक्कत कहाँ पे आई, कोई भी रूल आए, अभी इंडिया में कोई भी रूल आता है, अगर मैं कह दूं कि भैया ये हिंदू के लिए तो अप्लाई होता है, मुस्लिम के लिए अप्लाई नहीं होता, तो दिक्कत तो वहाँ पे आती है ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्ट है ये इंडियंस के लिए अप्लाई होगा, नॉन इंडियंस के लिए, जो बेसिकली अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पर रेसिज्म दिखाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 1878 में जो रिवॉल्ट है, बस इतना याद रखो, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में मत, मतलब नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा। 1878 में एक एक्ट आया, लेटर लेके आया, आर्म्स एक्ट आया था, ठीक है, जो कि डिसअलाउ करता था इंडियंस को कि अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उस वक्त वाइस रॉय कौन था, तो 1878 से लेके 1880 तक जो ये वॉर चला है, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, उस वक्त जो वाइस रॉय था, लिटन वाइस रॉय था। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जब सारी चीज़ें आई, आर्म्स एक्ट लेके आए, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, अब यहाँ पर धीरे धीरे जो एजुकेटेड लोगों को लग रहा था ना कि ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं, अब उन्हें भी समझ आने लग गया था कि भैया ये हमारे भले के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे अब और लोगों में भी जो एजुकेटेड लोग थे, जो कि अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ये इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए ही कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ऐसे लोगों को भी समझ में आने लग गया था कि भाई ये इंडिया का भला नहीं कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो नेशनलिज्म की भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और ज़्यादा इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, इन सब चीज़ों को देखने के बाद और ज़्यादा प्रमोट होने लगती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लिटन की बात हो गई, अब जस्ट इसके अपोजिट इंसान के बारे में बात कर लेते हैं, रिपन के बारे में। मुझे एक अकेले वाइसरॉय लगते हैं जिनके बारे में, जिनके आगे हम लॉर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो लॉर्ड रिपन थे ना, एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ साथ डेमोक्रेटिक व्यक्ति भी थे। मतलब अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, वैसे तो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर जितने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे मतलब काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, और लिटन का एकदम अपोजिट इंसान थे, ठीक है। सबसे पहले तो इन्हें हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी माना जाता है। बेसिकली एक ये रेजोल्यूशन लाए थे 1882 में, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या था, इन्होंने एम्पावर किया था इंडियंस को भी, बेसिकली बड़े बड़े रोल दिए थे, किसमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एंड गवर्नेंस में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और साथ में इन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कमेटी इस्टेब्लिश की थी, और ये सारी पावर, इसके जो हेड थे वो इंडियंस थे बेसिकली। डिस्ट्रिक्ट कमेटी इंट्रोड्यूस की थी, और बेसिकली आप मान सकते हो कि इतनी पावर जब इंडियंस के पास में आई, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस ये इंडियंस के हाथ में आया, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ये सारी जो पावर जब इंडियंस के हाथ में आई, तो कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इंडियन लोगों को एक इंडिपेंडेंस का टेस्ट क्या होता है वो पहली बार चखने को मिला था कि हाँ भाई अगर हाथ में पावर आती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो जो एक होता है ना कि हाँ इसका जो स्वाद है इंडिपेंडेंस का, वो पहली बार चखने को मिला था लॉर्ड रिपन के टाइम पर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और अगर आप ये इतनी सारी चीज़ें भी याद नहीं रखोगे तो बस इतना रख लो, ठीक है, अगर ये भी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, ये रख लो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। उसके बाद 1881 में एक फैक्ट्री एक्ट आता है आपका,
1881 में क्या आता है, एक फैक्ट्री एक्ट आता है। और बेसिकली देखो फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे वो इंडियंस थे, तो बेसिकली जो वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए एक फैक्ट्री एक्ट आता है। और जो इसमें बहुत सारे प्रावधान होते हैं, जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनमें उनके वेजेस बढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, वर्किंग कंडीशन बढ़ाई जाती हैं। और जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाता है, उनसे भी वो बच्चे भी काम करते थे, ठीक है। और जो 12 साल प्लस बच्चे थे, 12 साल के या 12 साल से प्लस 12 साल तक जो बच्चे थे, उनके जो वर्किंग आवर्स थे उनको लिमिट कर दिया जाता है कि इतने घंटे तक ही आप काम करा सकते हो। जो वर्किंग आवर्स थे वो लिमिट कर दिए जाते हैं। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट था काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव किए गए थे। ये एक्ट इंडिया की बेसिकली जो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री है उसको एक नए फेज की शुरुआत देता है, ये बात आप मतलब ध्यान मान सकते हो। और पहली बार मतलब एक मान सकते हो कि पहली बार जो लेबर थी, जो लेबर के लॉस थे उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज किए गए थे। हमेशा लेबर को डिस्क्रिमिनेट ही किया गया, हमेशा लेबर की सैलरी को काटने की ही, कम करने की ही बात की गई, हमेशा लेबर को कम ही पैसा दिया गया। लेकिन ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, इसमें पहली बार लेबर लॉज में कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिला था, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। फादर ऑफ ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया किसे माना जाता है? 1881 में माना जाता है। 1881 में जो पहला हमारा ऑफिशियल सेंसस हुआ था उसके फादर कौन, किसको माना जाता है? रिपन को माना जाता है। ये जब मैं आपको स्टैटिक जीके करा रहा था तो अच्छे से मैंने आपको डेप्थ में वहाँ पर पढ़ाया था जब हमने सेंसस 2011 किया था। उसके बाद इनके टाइम पीरियड पर एक यहाँ पर हंटर कमीशन आता है, ठीक है। हंटर कमीशन आता है 1882 में। तो जो आपका ये हंटर कमीशन था ना, बेसिकली ये अगर कभी आपसे पूछ ले किसकी चेयरमैनशिप में लाया गया था, तो एक विलियम हंटर करके व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर इसका हंटर से हंटर कमीशन नाम पड़ा था। विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में इसको लाया गया था, ठीक है। इस एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और बेसिकली इसका काम क्या था, जो मैंने आपको 1854 में हमने एक वुड्स डिस्पैच पढ़ा था ना, जो आपका एजुकेशन से ही रिलेटेड था, उसको रिव्यू करने के लिए लाया गया था। और साथ में आगे के लिए नई पॉलिसी बनाने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड नई पॉलिसी बनाने के लिए लाया गया था। और काफ़ी अच्छे काम किए गए थे इस हंटर कमीशन के तहत, काफ़ी अच्छी चीज़ें लाई गई थी, काफ़ी स्कूल्स भी बनाए गए थे हंटर कमीशन के तहत, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हंटर कमीशन 1882 में आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके चेयरमैन कौन है? विलियम हंटर है। किस लिए लेके आया गया था? 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था उसको रिव्यू करने के लिए और आगे के लिए एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए। अच्छा, एक और हम हंटर कमीशन पढ़ेंगे जो कि बाद में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया गया था। वो आने वाले टाइम में हम इसी वीडियो में, आने वाले सेक्शन में देख रहे होंगे। साथ में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो कि लिटन लेके आया था, उसको लॉर्ड रिपन के द्वारा रिपील किया गया था, बेसिकली ख़त्म किया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना, मतलब ध्यान होना चाहिए। साथ में इल्वर्ट बिल 1883, अब ये इल्वर्ट बिल क्या था वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो इल्वर्ट बिल है रिपन के टाइम पे आया था, और इसे कौन मतलब इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये एक व्यक्ति थे सीपी इल्वर्ट। तो आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके नाम के पीछे ही इल्वर्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा हाथ रिपन का था जिसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस हो पाया। और इसमें क्या था कि जो इंडियन जजेस हैं, इससे पहले क्या होता था, जैसे कि कोई किसी अंग्रेज़ के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, ठीक है, कोर्ट में कुछ मुकदमा चलना है, उनकी सुनवाई होनी है, तो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होती थी ना, वो क्या होता था, जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, कोई ब्रिटिशर है उसने इंडियंस के खिलाफ कुछ गलत किया, उनके अगेंस्ट केस चल रहा है, तो उनकी जो सुनवाई करते थे वो कौन करते थे? जो अंग्रेज जज होते थे, जो ब्रिटिश के जज होते थे, जो अंग्रेज जज होते थे वही करते थे। ऑब्वियसली बात है, वो अपने लोगों को या बहुत कम पनिशमेंट पे ही छोड़ देते थे। तो अब इस बिल के तहत क्या किया गया था कि जो इंडियन जज हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो बेसिकली ये बिल जो लाया था, जो बिल आया था, ये इस बिल का यही था कि भैया इंडियन जज भी आपके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, कंट्रोवर्सी कहाँ पे होती है? जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को इन्फीरियर समझते थे, अपने से नीचा समझते थे, ये तो हम सबको जानते ही हैं। तो अब इंडियन जज के सामने ट्रायल फेस करने में ये बात सुन के कहीं ना कहीं उन्हें ये हजम नहीं हो रही थी, और उन्हें भी पता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर देते हैं और उसका पनिशमेंट हमें ना के बराबर मिलता है। अगर कोई इंडियन जज सज़ा सुनाएगा तो वो तो बिल्कुल लॉ के हिसाब से सुनाएगा,
तो जो लॉ के हिसाब से सुनाएगा तो हमारी सजाई बड़ी होगी और उन्हें एक शर्मिंदगी भी महसूस होगी कि एक भारतीय उन्हें सजा सुना रहा है। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारे अंग्रेज इस बिल के खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए, इस बिल के प्रोटेस्ट करने लगे और रिपन को गालियां मिलने लग गई। ठीक है, लंदन के न्यूज़पेपर में भी, जो लंदन का न्यूज़पेपर था उसने भी रिपन की ये जो पॉलिसी थी उसकी आलोचना की थी। ठीक है, और मतलब आलोचना लगातार प्रिंट हो रहा है लंदन में, और हर जगह अंग्रेज बेसिकली इस बिल के यहाँ पर क्या हो गए, खिलाफ हो गए। और 1884 में फाइनली जो लॉर्ड रिपन थे उनको झुकना पड़ता है और इस बिल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और बेसिकली बिल में चेंजेस क्या करने पड़ते हैं, जो जज है, इंडियन जज हो सकते हैं, लेकिन जो 50% ज्यूरी, जैसे 50% इंडियन हो सकते हैं लेकिन 50% अंग्रेज जज का होना मैंडेटरी है, जो यूरोपियन जजेस होंगे उनका होना मैंडेटरी है। ये यहाँ पर इस बिल का मतलब था। अब यहाँ पर इंडियन समझ गए थे कि प्रोटेस्ट से भी अपनी बात रखी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर बिल आया, अब अंग्रेजों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जब प्रोटेस्ट किया तो इस बिल में चेंजेस किए गए, तो भारतीयों को भी समझ में आ गई थी कि हमारे खिलाफ कोई चीज़ आती है, हम भी अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें भी बदलाव यहाँ पर हो सकता है या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर शुरुआत होती हैं और मान लो कि ये एक इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है आने वाले जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, मान लो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मान लो, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सारी चीज़ों का इनडायरेक्टली आप रेस्पॉन्सिबल भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने रिपन के बारे में। अब हम आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब हम पढ़ लेते हैं डफरिन के बारे में। तो देखो, अभी मैं ये आईएनसी आपको अलग से एक लेक्चर में कराऊंगा, बस अभी इतना ध्यान रखो कि आईएनसी जो फॉर्म हुई थी 1885 में हुई थी, और कभी अगर आपसे वाइस रॉय पूछ ले तो डफरिन उस समय वाइस रॉय था। इसने आईएनसी के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था, अ बॉडी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। आईएनसी के बारे में सूक्ष्म अल्पसंख्यक का एक निकाय, मतलब एक इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उसमें तुम 2-4 लोग मिलके क्या कर लोगे, 10-12 लोग मिलके तुम एक पार्टी बना रहे हो, क्या ही कर लोगे, बेसिकली यही मतलब था। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान मत रखो, बस इतना ध्यान रखो। आगे देख लेते हैं हम, जस्ट बेटा सेकेंड। डफरिन के बाद आना चाहिए कर्जन। ओके, ठीक है, 1899 से 1905 तक ये वाइस रॉय रहा था, लॉर्ड मतलब कर्जन। अब बेसिकली इसने क्या करा था, इसी के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके टाइम पर क्या हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। और ये मानो, ये जो लॉर्ड कर्जन वाला टाइम पीरियड था ना, एक ऐसा समय था जब कहीं ना कहीं इंडियंस में अवेयरनेस आने लगी थी। एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, फार्मर्स, स्टूडेंट, सब लोग ये अवेयरनेस आने लगी थी कि भैया, ब्रिटिशर से सवाल करने लग गए थे और उनसे पूछने लग गए थे कि भैया, हम पर रूल करने का अधिकार आखिर तुमको दिया किसने। पहले तो सबको लगता था कि हाँ भाई ये रूल कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं करता था। ये जो कर्जन वाला टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था जहाँ पर लोग सवाल करने लग गए थे अंग्रेज़ों से कि भैया, तुमको हम पर रूल करने के लिए जो परमिशन दी है वो आखिरकार दी किसने है। ठीक है, अभी इसके टाइम पीरियड पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, ध्यान रखना। और ये जो पार्टीशन था बंगाल का, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाला मूव था। ठीक है, इसका काफ़ी विद्रोह हुआ, काफ़ी मतलब इसके अगेंस्ट हुई। इसका क्रिटिसाइज बंगाल में ही देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, सिर्फ बंगाल में ही इसका क्रिटिसाइज देखने को नहीं मिलता, पूरे भारत में इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, अभी पार्टीशन क्यों हुआ, ये तो बोलते हैं कि भाई इन्होंने पार्टीशन करने के पीछे रीज़न बताया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब के लिए, इन्होंने कि जो प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने बेसिकली किया है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली बंगाल को जो डिवाइड किया था रिलीजन के बेसिस पे किया था, और रिलीजन के बेसिस पे इसलिए ही किया था कि हिंदू मेजोरिटी वाले क्षेत्र को अलग कर दिया था और जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले क्षेत्र था उसको अलग कर दिया था। तो बेसिकली ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेलने लग गए थे कि आपस में ही लोगों को भड़का दो, आपस में ही लोग मरने कटने लगे हैं। क्योंकि उस वक्त तक आप कहीं ना कहीं देखोगे कि हिंदू मुस्लिम के लीडर्स भी कहीं ना कहीं आने लग गए थे। अभी आगे हम मुस्लिम लीग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर ये मान सकते हो, जैसे ये चाहते थे कि ये खुद तो लड़े नहीं, ये आपस में लड़वा दें लोगों को और आपस में लोग लड़ते रहें और इनके ऊपर इनसे सवाल ही ना करें। ठीक है,
रिलीजियस टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, बेसिकली जो बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए कि लोगों का मतलब को लोगों का ध्यान भटक जाए और हिंदू मुस्लिम करते रहें, इसलिए बेसिकली इसका पार्टीशन किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकरेज किया था हिंदूज को एंड मुस्लिम्स को कि भैया आपस में राखी बांधो, यूनिटी का सिंबल दिखाओ, इन अंग्रेज़ों को दिखाओ कि आप कितना भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल लो, हम अलग नहीं होंगे। तो अगर कभी आपसे पूछे कि राखी बांधने के लिए किसने इनकरेज किया था यहाँ पर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर इनकरेज करते हैं। बिफोर पार्टीशन इट कंसिस्टेड पार्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा रीजन था जो ये डिवाइड किया गया था उस वक्त, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही वाला रीजन था, बंगाल के अंदर ही आता था, तो इसमें बिहार, आज का बिहार और उड़ीसा भी आता, ध्यान रखना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी आपकी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यहाँ पर पार्टीशन को सपोर्ट किया था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट जो आपका ये हुआ था, पार्टीशन हुआ था, इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से? कैलकाटा टाउन हॉल से, ठीक है। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। स्वदेशी मूवमेंट को हम वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। एक बार आपसे पेपर में पूछा भी गया था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है जिस उसको आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना गया, तो वंदे मातरम के नाम से जाना गया, ये ध्यान रखना। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है बेसिकली ये जो स्वदेशी मूवमेंट है किसके बिहाफ पे क्यों हुआ था? जो आपका ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये शुरुआत की गई थी। द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का आर्किटेक्चर जो होता है, जो बनता है, वो कर्जन के टाइम पे ही बनता है, ठीक है। इसका जो बनाया था विलियम इमर्सन ने बनाया था, और इसको कंसेप्चुअलाइज्ड किसने किया था? कर्जन ने यहाँ पर किया था। किसके लिए? क्वीन विक्टोरिया के 25 साल कंप्लीट हुए थे इंडिया में रूल करते करते, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन, देखो इसको बेसिकली इसने क्या करा था, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी एक्ट वगैरह भी आए थे। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जो एक्ट आए थे, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन लेके आया था? तो कर्जन लेके आया था, क्योंकि बेसिकली रिस्टोरेशन कराया गया था, ठीक है। काफ़ी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे उनको रिस्टोर किया गया, उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स वगैरह लेके आए गए थे, ध्यान रखना। उसमें साथ में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में ये डिपार्टमेंट बना था, ठीक है। और किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आज के टाइम में इसका? न्यू दिल्ली में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद इसने एक फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया था, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो पुलिस फोर्स थी उसको इम्प्रूव करने के लिए फ्रेजर कमीशन अपॉइंट किया था। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि फ्रेजर कमीशन किसने अपॉइंट किया, तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर फ्रेजर कमीशन को अपॉइंट किया था, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? देखो जो चेयरमैन होते थे उसी के नाम पर यहाँ पर कमीशन का नाम पड़ता था, एंड्रयू फ्रेजर करके इसके मतलब चेयरमैन थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, 1906 में हुआ था ढाका में, ठीक है। मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। बेसिकली ये जो मुस्लिम लीग का जो स्थापना की गई थी 1906 में, बेसिकली एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए यहाँ पर की गई थी, फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। ये चीज़ ध्यान रखना। मुस्लिम लीग की जब एक तो फॉर्मेशन ध्यान रखना, उस वक्त वाइसरॉय कौन था, ये चीज़ ध्यान रखना। मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, बेसिकली ये मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अभी अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था। अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो मैं आगे आपको पढ़ा ही दूंगा इसको। उसके बाद हम हार्डिंज के बारे में पढ़ लेते हैं, हार्डिंज सेकंड के बारे में। इसके टाइम पीरियड पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, और इस दिल्ली दरबार में बेसिकली क्या हुआ था, आपके किंग आए थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे, और इन्होंने अनाउंस किया था कि जो भारत की कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ से? कैलकाटा से दिल्ली। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो कैलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब ट्रांसफ़र हुई थी? 1911 में हुई थी,
ठीक है, किस लिए की गई थी? फॉर बेटर गवर्नेंस के लिए की गई थी। ठीक है, और बेसिकली आप दिल्ली को मान सकते हो कि शुरू से दिल्ली में चाहे मुग़ल एम्पायर है, चाहे आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत एक तरह से दिल्ली मान सकते हो एक सिग्निफिकेंट सीट रही है, सिग्निफिकेंट सीट पावर ऑफ मतलब पावर की सीट ऑफ पावर मान लो दिल्ली को, क्या मान लो? सीट ऑफ पावर। मुगल्स ने यहाँ काफ़ी टाइम तक राज किया है। ठीक है, साथ में दिल्ली सल्तनत की काफ़ी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है और काफ़ी डायनेस्टी पहले भी रूल कर चुकी है, तो सीट ऑफ पावर रही है एक तरह से दिल्ली। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी रीजन था कि दिल्ली में अब यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफ़र कर चुके थे, क्योंकि अब सिर्फ बंगाल वाले रीजन पे थोड़ी ना रूल कर रहे थे, अब तो पूरे भारत पर रूल कर रहे थे अंग्रेज। तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो कैपिटल है आपकी वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है? दिल्ली तक, दिल्ली में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी थी। और वैसे भी जो आपका कोलकाता वाला रीजन था, कैलकाटा वाला रीजन था, वहाँ पर आपके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब अंग्रेज ये सब टर्बुलेंस से दूर रहना चाहते थे, इन सब क्योंकि सप्रेस करने में काफ़ी टाइम लगता था, इसलिए यहाँ पर कैलकाटा से उन्होंने अपनी कैपिटल ही ट्रांसफ़र कर ली और दिल्ली यहाँ पर अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक यहाँ पर ये वाइसरॉय रहे थे। अब यहाँ पर इनके टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। एक हुआ था होम रूल मूवमेंट, जो कि 1916 में शुरू हुआ था बीजी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बेसिकली जो होम रूल मूवमेंट का जो कंसेप्ट था, इसको एनी बेसेंट भारत लेके आई थी। बेसिकली एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से ये आई हुई थी। ये भारत होम रूल स्टार्ट करने नहीं आई थी कि चलो भाई हम भारत चलते हैं, हम होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये 1893 में, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, भारत आती हैं और यहाँ पर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी भारत की, उसको ज्वाइन करती हैं। अब ये अब देखो, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसमें काम करते करते इन्होंने इंडिया में भी अपनी काफ़ी अच्छी जगह बना ली थी और काफ़ी इनके फ़ैन फॉलोइंग भी हो गए थे और लोग इनको सुनना और पढ़ना दोनों चाहते थे। ठीक है, एक होता है ना कोई इंसान अच्छी बातें करता है जिसको हम सुनना भी चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली अपने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले थे। देखो, एनी बेसेंट के बारे में ध्यान रखना, एक तो कॉमन बिल करके न्यूज़पेपर का नाम था, कॉमन बिल करके एक न्यूज़पेपर का नाम था, और यहाँ पर एक न्यू इंडिया करके न्यूज़पेपर का नाम था, और ये इनमें अपने पॉलिटिकल व्यूज भी देने लग गई। बेसिकली कहीं ना कहीं ये भी अंग्रेज के खिलाफ थी। 1914 में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को ज्वाइन किया और वहाँ पर ये अपना एक होम रूल मूवमेंट का आइडिया प्रेजेंट करते हैं, जो कि आयरलैंड में पहले से ही चल रहा था, होम रूल मूवमेंट हो चुका था, इन्हें नॉलेज थी होम रूल मूवमेंट क्या होता है। तो इन्होंने जो आइडिया था होम रूल मूवमेंट का, वो एक कांग्रेस सेशन में यहाँ पर बेसिकली रखती हैं और कांग्रेस उस वक्त डिनाई कर देती है, लेकिन कांग्रेस को ये टाइम देती हैं कि भैया ठीक है, आप सितंबर तक सोच लो। ठीक है, सितंबर तक टाइम देते हैं कि आप सितंबर तक सोच लो और उसके बाद अगर आप या तो मेरे साथ मिलके यहाँ पर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करना, कांग्रेस, क्योंकि देखो उस वक्त तक जो बड़ी पार्टी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी थी। ठीक है, तो इन्होंने आईएनसी के सेशन में बोला कि भैया या तो आप हमारे साथ इस होम रूल मूवमेंट में आओ, आपको हम टाइम देते हैं सोचने का, आप सितंबर तक सोच लो, अगर आप नहीं आओगे तो हम खुद भी सितंबर में स्टार्ट कर देंगे, फिर हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब उसी सेशन में भैया कौन बैठे थे, बीजी तिलक बैठे थे यहाँ पर। अब बीजी तिलक को यहाँ पर ये जो आइडिया था वो अच्छा लगता है, तो बीजी तिलक ना तो एनी बेसेंट का वेट करते ना ही कांग्रेस का वेट करते। बीजी तिलक यहाँ पर, ये ध्यान रखना डेट को, अप्रैल 1916 में यहाँ पर शुरू कर देते हैं होम रूल मूवमेंट को। अगर कभी ये पूछ ले कि इसका हेड क्वार्टर कौन सा था जो यहाँ पर बीजी तिलक ने स्टार्ट किया था, तो इसका हेड क्वार्टर था यहाँ पर पुणे। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो कांग्रेस से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो सितंबर 1916 में यहाँ पर किसने शुरुआत कर दिया, एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना इतना होम रूल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डेप्थ में, तो अभी नहीं पढ़ते हैं। एक आता है रोलेट एक्ट 1919 में। अब रोलेट एक्ट क्या था, बेसिकली यहाँ पर पावर दी गई थी अंग्रेज़ों को, सरकार को, उस वक्त सरकार अंग्रेज़ों की ही थी, कि भैया तुम किसी भी पर्सन को तुम अरेस्ट कर सकते हो और जेल में डाल सकते हो विदाउट एनी रीजन। और ये एक ऐसा एक्ट था, रोलेट एक्ट, जो कि चिंगारी भर देता है, फ्यूल कर देता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, और ज़्यादा यहाँ पर चिंगारी भर देता है। अब ये जो रोलेट एक्ट आया था,
इसी के बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। एक तो यहाँ पर रोलेट एक्ट का यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, साथ में 2 इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट को इस एक्ट के तहत ही अरेस्ट कर लिया था। एक का नाम था, नाम नोट डाउन कर लेना, सैफुद्दीन किचलू, और एक का नाम था यहाँ पर सत्यपाल। तो इनका भी अरेस्ट हो गया था, ठीक है। तो इनके अरेस्ट के खिलाफ और इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर लार्ज नंबर में जो क्राउड था वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। और यहाँ पर जनरल डायर होता है, जनरल एच डायर, ये भाई साहब ऑर्डर दे देते हैं। सबसे पहले तो सारे जो दरवाजे थे, सारे जो बेस से रास्ते थे निकलने के, उनको बंद कर दिया जाता है। और क्राउड में, जबकि क्राउड इधर उधर भाग रही है, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम गोली चला रहे हो, क्राउड प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसा भी नहीं है, लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये भागती हुई क्राउड पर यहाँ पर गोलियाँ चलाते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि जब तक बंदूकों में गोलियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ख़त्म नहीं हो गई थी, तब तक ये गोलियां चलाते रहे थे। अब तुम लगाओ, लगभग 1500 प्लस लोगों की उसी वक्त हत्या हो गई थी, उसी वक्त डेथ हो गई थी, और लगभग 1200 प्लस लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंजरीज आई थी। और भाई साहब, ब्रिटेन ने इस बात की अभी तक कभी माफ़ी नहीं मांगी है। ये जो मैसेकर हुआ, अभी तक ब्रिटेन ने कभी भी इस चीज़ की एक सॉरी भी नहीं बोला कि भाई हमारी गलती थी, सॉरी भी नहीं बोला, ठीक है। वो सब चीज़ों को छोड़ते हैं, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन बेसिकली लाया जाता है, हंटर कमीशन। और यहाँ पर इसको जो लीड कर रहे थे वो विलियम हंटर कर रहे थे, विलियम हंटर यहाँ पर इसको लीड कर रहे थे। और बेसिकली ये इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो एक्शन लिया था जनरल डायर ने उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और ये कमीशन क्रिटिसाइज करता है, जो जनरल डायर है उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज करता है। और यहाँ पर जैसे जनरल डायर ने बोला कि भैया हमने गोली इसलिए चलवाई कि लोग प्लान एंड प्लॉटिंग कर रहे थे हमारे खिलाफ, तो यहाँ से ये कमीशन रिपोर्ट में लिखता है कि भाई कोई यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन ये सारी रिपोर्ट आ जाना, तुम बोल देना, क्रिटिसाइज कर देना, इससे क्या ही होता है। तो जो भारत की उस वक्त जनता थी वो इस चीज़ से खुश नहीं होती है, और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे उनमें और ज़्यादा चिंगारी मिलती है। और जो मूवमेंट थे आपके, ठीक है, अभी हम इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है वो एक अलग से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम एक लेक्चर में सिर्फ वाइसरॉय देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम साथ की कुछ चीज़ें, हमारे मूवमेंट वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वाइसरॉय पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट की, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो चिंगारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के अंदर। और यहाँ पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर ही खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। ये खिलाफत मूवमेंट जो शुरुआत हुआ था मार्च 1919 में हुआ था। और बेसिकली अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट था इसको स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। 1919 में हुआ। किसने किया? अली ब्रदर्स ने किया। अली ब्रदर्स कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट था क्या। तो जो अंग्रेज़ थे वो ऑटोमन एम्पायर जो था उसके सुल्तान को हराकर, अब देखो अंग्रेज हर जगह, अब ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे उनको हराकर उसे राजा के पद से हटा दिया था। बेसिकली जो ओटोमन एम्पायर आज के तुर्की को बोला जाता है, ठीक है। तो जो तुर्की के लोग थे उनका रिलीजियस हेड था, जो बेसिकली वहाँ के सुल्तान थे, राजा थे, उनको देखो जो रिलीजियस हेड है ना, जैसे हमारे यहाँ जैसे रिलीजियस, हर धर्म में एक रिलीजियस हेड होता है, तो वो जो खिलाफ उसको बोलते हैं खलीफा, ठीक है। तो उसको अपना रिलीजियस हेड मानते थे और वो पोस्ट को ही हटा देते हैं वहाँ से, उस पोस्ट को, खलीफा की जो पोस्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अब ब्रिटिशर्स के इस स्टेप से जितने भी मुस्लिम लोग थे अलग अलग कंट्रीज में, सब गुस्सा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और यही प्रोटेस्ट यहाँ पर इंडिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो खिलाफत प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट को क्या नाम दिया गया था? खिलाफत प्रोटेस्ट नाम दिया गया था। और इंडिया में से शुरुआत करते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अली ब्रदर्स चाहते थे कि कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट करे। अब ये जो मूवमेंट था इसका इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कांग्रेस के कोई बड़े लीडर, जो बड़े बड़े लीडर थे वो मना कर देते हैं। लेकिन गांधी जी इसको सपोर्ट करते हैं।
कांग्रेस का भी बाद में सपोर्ट दिलवाते हैं कि भाई इससे हिंदू और हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखेगी, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट भी किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। और ये मूवमेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है जो खिलाफत मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो तुर्की के लोग थे वो खुद, जो कि ये ऑर्थोडॉक्स रूल था, खलीफा जो रूल था, इससे खुद परेशान थे और खुद ही सेकुलर कंट्री खुद को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये फिर जब तुम सामने वाले के लिए लड़ रहे हो, सामने वाला खुद ही हार जाए, हार मान ले, तो तुम लड़के क्या कर लोगे फिर। तो वही वाली बात है कि वो खुद ही इससे परेशान थे, ऑर्थोडॉक्स रूल से परेशान थे, और खुद को सेकुलर कंट्री यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बैकग्राउंड स्टोरी आपके समझने के लिए पता होना चाहिए। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1919 में वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थे, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, अली ब्रदर्स ने किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, इसी टाइम पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था 1920 में। जब मैं गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं ये मूवमेंट अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँगा। साथ में जनरल डायर रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसकेयर। ठीक है, इसी ने, जनरल डायर ने, कभी अगर आपसे पूछे कि क्रॉलिंग ऑर्डर जहाँ पर इंडियंस को क्रॉल करके जाना पड़ता था, ठीक है, किसने पास किया था क्रॉलिंग ऑर्डर, यहाँ पर जनरल डायर ने किया था। ये भी चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड था 1921 से लेके 1926 तक टाइम पीरियड था। जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1922 में, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंस मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, जो अभी मैंने बताया, जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो जब मैं आपको चौरी चौरा इंसिडेंस भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी बस इतना ही ध्यान रखो कि चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1922 में। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? रीडिंग थे। कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि चौरी चौरा जो इंसिडेंस है वो कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1922 में हुआ। आपसे अगर पूछ लेता है वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग उस वक्त वाइसरॉय थे। इन्हीं के टाइम पर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है 1923 में। और स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है 1 जनवरी 1923 को होता है। कौन कौन करते हैं? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू यहाँ पर इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो काकोरी ट्रेन रोबरी है, काकोरी ट्रेन रोबरी, ये 1925 में होती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब बेसिकली जो काकोरी ट्रेन रोबरी है, जिसको हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं, इसका बेसिकली था क्या, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं इसे, कॉन्स्पिरेसी। तो जो आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी, बेसिकली क्या था कि एक ट्रेन जा रही थी और उसमें ब्रिटिश के क्या थे? फंड थे। अब जो हमारी जो इंडियन कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ्रीडम के लिए काम कर रही थी, उनको फंड की ज़रूरत तो थी। अब भैया ट्रेन में फंड जा रहे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि वो अंग्रेज़ों के फंड है तो इंडियंस के ही पैसे, ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं। तो बेसिकली जो अभी हम आगे चल के लेक्चर्स में HRA के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, HRA एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब इसके मेंबर्स कुछ जैसे कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल, नाम लिख लेना, राम प्रसाद बिस्मिल। एक थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद। इन लोगों ने मिलके बेसिकली ये इस बोलते हैं कि भैया इस ट्रेन को हम लूटेंगे। लूटने का मतलब पूरा HRA जो ग्रुप था वो इसका प्लानिंग करते हैं लूटने की, और ये लोग जाते हैं। ठीक है, इनका जो पर्पज़ यही था कि ये इसको रॉबरी करेंगे, इसको चुराएंगे जो इनके फंड हैं ट्रेन में से, चलती हुई ट्रेन में से। और बेसिकली इसका जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसमें काम आएगा पैसा, है ना, क्योंकि पैसे की कहीं ना कहीं कमी तो हो ही रही थी। अब बेसिकली ये लोग पकड़े जाते हैं, अब इनके पास ये अरेस्ट हो जाते हैं, ट्रायल चलता है, और लगभग ये तो मेन लोग थे, लगभग 40+ लोग थे जो कि पकड़े जाते हैं। और उसमें से आपके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठीक है, और एक थे आपके रोशन सिंह। इन 4 लोगों को डेथ की सज़ा सुना दी जाती है, इन 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप एक थे सचेंद्र सान्याल थे, सचेंद्र बख्शी थे, उनको
काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है, जो कि पोर्ट विलियर में एक सेलुलर जेल थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लोग थे काफ़ी, है ना, इसलिए ध्यान रखना। वैसे तो 40+ लोग अरेस्ट हुए थे, ठीक है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता कि किस किस को फांसी की सजा सुनाई गई, तो ये 4 नाम ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। उसके बाद आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है आपका जस्ट वेट अ सेकेंड, इरविन आता है, ठीक है। तो देखो इसके टाइम पीरियड पर साइमन कमीशन आया था, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दांडी मार्च, ये हम गांधी जी वाले में पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना कि दांडी मार्च जब शुरू हुआ था तो उस वक्त कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड इरविन यहाँ पर वाइसरॉय था। लाहौर का जो सेशन हुआ था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम आईएनसी के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जो लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो भी यहाँ पर 1929 में हुआ था, और किसके टाइम पीरियड पर हुआ था, इरविन के टाइम पीरियड पर हुआ था। ये तीनों चीज़ मैं आपको आने वाले लेक्चर में अच्छे से डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉर्ड बिलिंगटन के बारे में, इसका टाइम पीरियड था 1931 से लेकर 36 तक। ये सेकंड एंड थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको पढ़ाऊंगा। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर लॉर्ड लिन लिटगो के बारे में, लॉर्ड लिन लिटगो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, उस वक्त वाइसरॉय यही थे। अभी बस इतना ही याद रखो कि अगस्त ऑफर आया था 1940 में। ये क्या है, इन्हें आने वाले टाइम में पढ़ाने वाला हूँ। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, किसके टाइम पर, लिन लिटगो के टाइम पीरियड पर। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया था। बस इतना अभी जस्ट याद रखो, इनको सब हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं लॉर्ड बेवल के बारे में, तो देखो इसके टाइम पीरियड पर आया था कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया था इसके टाइम पीरियड पर, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कब आता है ये भारत, बेसिकली भारत तो बाद में आता है, ये 24 मार्च 1946 को बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान बनाया मतलब भारत ही आता है। कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ आता है, भारत आता है। और यहाँ पर बेसिकली ये प्रपोजल था, जो कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रपोजल था, वो इंडिया की इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये प्रपोजल रखा गया था। और इसमें 3 लोग थे, एक तो था आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये आगे चल के मैं और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी मैं जस्ट आपको ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब अभी ऐसा नहीं है इतनी जल्दी, अभी जब तक हम इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के को ख़त्म नहीं कर देंगे ना, जब तक हम लोगों को बारे में अच्छे से जान नहीं लेंगे, तब तक हम ऐसे आज़ादी नहीं कराएंगे। ऐसे अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, अभी ये कैबिनेट मिशन प्लान कहाँ से आ गया। चलो मैं जब भी आपको डेप्थ में पढ़ाऊँगा, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बस अभी बस ये ध्यान रखिए कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उस वक्त वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड बेवल था। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी, क्यों थी, उसे छोड़ दो। अभी जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में हुई थी, लॉर्ड बेवल आपका उस वक्त वाइसरॉय था। बस अभी इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। उसके बाद आपका आता है माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन के बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय था भारत का, और फर्स्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का। क्योंकि हम वाइसरॉय था जब आपकी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का। इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक नाम और लास्ट याद रखना, सी गोपालाचारी, ये फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली थे, तो इसलिए ये भी लास्ट ही गवर्नर जनरल होंगे। अब यहाँ पर ये जो वाइसरॉय से रिलेटेड जो सवाल है वो कर लेते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेवल इन फरवरी 1947। तो देखो लॉर्ड बेवल के बाद जो वाइसरॉय आया था, कौन आया था, माउंट बैटन आया था। अभी इनके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम्स में। हमारे 4-5 लेक्चर रह गए हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन March 5, 1931। अभी लॉर्ड इरविन के साथ जो साइन किया था, अभी जब मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाऊंगा तब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी पढ़ेंगे हम। लॉर्ड इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इरविन के साथ जो पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, ये गांधी जी के साथ हुआ था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन वाज द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वाज पास्ड। तो आर्म्स एक्ट किसके टाइम पीरियड पे आया था, लिटन के टाइम पीरियड पे आया था। अच्छे से हम इस चीज़ को देख चुके हैं। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन आर्म्स एक्ट, ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। Who among the following Governor General of India wrote about the predicament of Indian beavers? The wands of cotton beavers are scattered on the plains of India. ये स्टेटमेंट शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है।
देखो, भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में लिखा है? कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानी इलाकों में बिखरी हुई हैं। कहने का मतलब है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ये जो बोला था, ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर लिटन रिपन इन्होंने नहीं दिया है, विलियम बेंटिक ने दिया है। एक बार और मैं चेक कर लूँगा। विलियम बेंटिक ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। आगे देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिक्लेयर्ड सती प्रैक्टिस एज इलीगल? सती प्रैक्टिस को इलीगल किसने यहाँ पर डिक्लेयर किया था? तो सती प्रैक्टिस को जो यहाँ पर मतलब डिक्लेयर किया था वो बेंटिक ने किया था। यहाँ पर किसने किया था? यहाँ पर बेंटिक ने। हम गवर्नर जनरल ऑलरेडी कर चुके हैं, और गवर्नर जनरल मैं आपको करा रहा था तो मैंने बताया था कि इसके क्वेश्चन जब हम वायसरॉय करेंगे तब यहाँ पर हम लगाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। विच रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड रिपन फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स? तो कौन सा एक्ट था बताओ, हम पढ़ के आए हैं, फैक्ट्री एक्ट था। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट हैज चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रीनेम्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सही है। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो हमने पढ़ा था जब हम गवर्नर जनरल देख रहे थे। उसके बाद इसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले वाले लेक्चर में गवर्नर जनरल जिसमें पढ़ाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हु अपॉइंट द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन 1882? तो किसने किया था? रिपन ने किया था, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन अगस्त 1765 विद द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड एंड मुगल एम्परर? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जब मैं आपको गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था उस वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया था। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने ही आपके ये लेक्चर्स हैं। सबसे पहले तो थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए। और देखो, अगर आप इन लेक्चर्स के नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप इन लेक्चर्स के नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप जो डिजिटल नोट्स पीडीएफ है उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप है बेसिकली हमारा, जो ये अर्जुन बैच है, इसके अंदर हम सब कुछ कराने वाले हैं। स्टैटिक जीके करा चुके हैं, अभी हिस्ट्री करा रहे हैं, आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कराने वाले हैं। और इसके जो नोट्स हैं आपको वो मिल जाएंगे यहाँ पर। हर एक लेक्चर, जैसे लेक्चर अपलोड होता है यूट्यूब पर, वैसे ही नोट्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल नोट्स फॉर्मेट में। और उस ग्रुप की प्राइस है 299। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ज्वाइन होने के लिए या कोई क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।